Council of Research Officers with History, members of the bar. आज ये एक उत्सव ही है जिस परिस्थितियों से बाबा साहब निकल के वहां तक पहुंचे, ये वही कर सकता है जो कोई बेस ना रखते हुए अपना टारगेट सीधा रखे और उस पर सिर्फ काम करे। भटकाने वाली शक्तियां आती हैं, उनसे भटकना नहीं। जिसने ये चीज को अपना मूल मंत्र बना लिया, वो कोई भी है, आप सब हैं, वही हाइट तक आप पहुंच सकते हैं। बाबा साहब ने अपनी एक आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीजा, उसमें आप देखेंगे जितनी ये सब बातें कहते कि क्या क्या उन्होंने झेला। उन्होंने इसमें को दोहराएंगे, सबको पता ही था, मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी के लिए गए, उसमें आज अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 250 साल का लेखा जोखा देखा कि कितने स्टूडेंट वहां से पीएचडी करके गए और उस 250 साल में कितने हजार स्टूडेंट वहां से चले गए पीएचडी करके। उनमें शोध के बाद ये पाया कि डॉक्टर अम्बेडकरवादी बेस्ट स्कॉलर। इसलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर बाबा साहब का स्टैचू लगाया और उसके स्टैचू के ऊपर लिखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज। एक सब्जेक्ट में एमए नहीं, एक सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं, ये पढ़ते चले गए जो सब्जेक्ट मिला। और उनकी वजह ये रही कि उनको किताबों से बहुत प्रेम था, उनको ज्ञान अर्जित करने का एक रुचि थी, जिसकी वजह से वो उस मुकाम तक पहुंचे। वो पेरियार और ज्योतिबा फुले से बहुत प्रभावित थे। मैं आज देख रहा हूं काफी मात्रा में हमारी महिलाएं हैं। अभी रिसेंटली ज्योतिबा फुले की जयंती हुई, हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद मनाएंगे, वो क्यों, और ये नहीं अगर मनाए तो मैं महिलाओं को कहता हूं कि उनको मनाना चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर जो लड़कियों के लिए स्कूल अगर पहला खोला इंडिया में, तो ज्योतिबा राव फुले ने खोला पूना में। पहली शिक्षिका उनकी वाइफ सावित्री बाई फुले। तो उसको कम से कम महिलाओं को ज्योतिबा फुले को याद रखना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए, हर बार उनकी मनानी चाहिए। उनसे ये दो गुरु पेरियार ज्योतिबा फुले, दोनों से कभी डॉक्टर अम्बेडकर नहीं मिले। लेकिन उनसे प्रभावित होकर, क्योंकि उन्होंने जो वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया, उन्होंने अपने राइटिंग में इतना बोला, स्पीचेज में बोला कि लड़की को पढ़ाओ, चाहे कर्ज लेके चाहे घर बेचा, कर्ज उतर जाएगा, घर दोबारा बन जाएगा। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं दी तो पूरी जो कुल उसका जो उन्नति हो रही है वो रुक जाएगी। एक अभी मेंशन किया था कि 1927 में महार सत्याग्रह क्या था कि जिस तालाब में पशु पक्षी जानवर भैंस गाय सब पानी पी सकते थे, मूत्र कर सकते थे, गोबर कर सकते थे, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन को पानी टच करने का अधिकार दिया। उन्होंने उसमें एजिटेट किया और सत्याग्रह किया, वहां जाके उस तालाब को टच किया। और इसलिए नहीं उन्होंने बोला कि इसलिए नहीं कि इसके पानी पीने से हम कोई अमृत पी जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्योंकि उस सिस्टम को ब्रेक करना था। सो इज दिस कालारामन, उसमें भी क्योंकि आज़ादी नहीं थी मंदिर में जाने की, उस आज़ादी को भी उन्होंने तोड़ा और उस मंदिर में प्रवेश करके दिखाया। तो
क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ये देखा कि ये जो जातिगत व्यवस्था में हम फंसे हैं, इससे किसी भी देश की तरक्की आगे नहीं जा सकती, पीछे जाएगी। तो उन्होंने एक मंत्र दिया कि ये कैसे जाएगी, वो है अंतरजातीय विवाह से। और सबसे पहले उस टाइम उन्होंने पहल की, एक ब्राह्मण समाज में सविता अम्बेडकर जी से शादी की, और उसके बाद से आज आप देख रहे हैं मेजोरिटी मैरिजेस जो पढ़े लिखे भी है वो इंटरकास्ट हो गई है, उनका असर आया है। और उसी से कम जो भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन आपस में है, ये छोटा वो बड़ा, ये नहीं वो, इसका तभी खत्म हो सकता है। और जब होगा तो हमारा देश कहीं का कहीं जाएगा। आपको पता है कि इतने स्कॉलर होते हुए 1942 से 1946 ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारिणी के परिषद में श्रम मंत्री रहे। जब उन्होंने ये पद मिला, उन्होंने क्या क्या किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए ब्रिटिश पीरियड में। नंबर 1, मजदूरों के लिए 14 घंटे होते थे काम करने के, उन्होंने 14 से घटा के 8 किया। ये निर्णय केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साहसिक पहल थी। उन्होंने महिलाओं के लिए, महिला मीन्स कोई महिलाएं शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, डाउन, ये नहीं, महिलाएं मीन्स महिलाएं, सब महिलाओं के लिए जो मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश होता है, मैटरनिटी लीव, वो उन्होंने स्टार्ट की। उनके जो महिलाओं के लिए बाल संरक्षण रोग, महिला श्रमिकों की रात्रिकालीन शिफ्ट पर प्रतिबंध लगाने जैसे प्रावधान किए। उन्होंने कामगारों के लिए क्या क्या किया, भविष्य निधि, दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की नींव रखी, जो आज भी भारतीय श्रम नीति का आधार है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्टिंग कमेटी। कई लोगों का ये है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, तो बाबा साहब को इसका फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? उसका आंसर है, आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। 7 में से एक की डेथ हुई, रिफिल नहीं हुआ, एक बीमार पड़ा, रिफिल नहीं हुआ, 2 बाहर रहे, वो नहीं आए। तो एकाध के साथ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा किया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अपने टाइपिस्ट से, अपने हाथ से टाइप करके तैयार किया। दूसरा, जितनी भी आप पार्लियामेंट डिबेट देखेंगे, पार्लियामेंट डिबेट में कॉन्स्टिट्यूशन पे सब के सब आंसर, हर चीज का डिबेट अम्बेडकर का मिलता है, इसलिए उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैं ये चीज वो बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो उत्कृष्ट अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की, और उनकी प्रसिद्ध कृति क्या क्या है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसकी प्रॉब्लम भी उसको छोड़ दिया, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन ने भारत की मौद्रिक नीति को नहीं दे सकी। इस पुस्तक में उन्होंने मुद्रास्फीति, कीमतों की अस्थिरता और रिजर्व की आवश्यकता जैसे जटिल विषयों को बहुत सरल लेकिन गहन दृष्टिकोण से समझाया। उन्हीं की सिफारिशों और विचारों को ध्यान में रखते हुए 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। बहुत कम लोगों को पता है, उनका बहुत बड़ा योगदान था रिजर्व बैंक को विजय बनाने में। आज जब हम आरबीआई के देश को वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग नियंत्रण की रीढ़ मानते हैं, तो यह याद रखना आवश्यक है कि उनकी नींव में बाबा साहब की वैज्ञानिक सोच और वैश्विक दृष्टिकोण शामिल है। बाबा साहब अर्थशास्त्री, समाज सेवी, एक्टिविस्ट, जितने शब्द को उनके साथ थे, उन्होंने अपना कोई भी कदम किसी भी सब्जेक्ट में पीछे नहीं छोड़ा। जब वो, कई लोगों को ये था कि बाबा साहब अधार्मिक थे, हिंदू धर्म को मानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म किया, ऐसा नहीं था। जो कुरीतियां थी उनसे तंग आकर उन्होंने वो धर्म चुना जिसमें जात पात नहीं है। ये एक वजह थी कि नहीं तो धर्म और भी थे, बहुतों ने उनसे आग्रह किया, सिखों ने आग्रह किया, मुस्लिम ने आग्रह किया, क्रिश्चियन ने किया, हमारे में आ जाओ हमारे, लेकिन नहीं, उन्होंने वो धर्म चुना
जिसमें जात पात ऊंच नीच नहीं। ये समझना आवश्यक है कि बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान किसी एक वर्ग, समुदाय या समूह तक सीमित नहीं रहा। यदि उन्होंने सबसे पहले उन आवाज़ों को बुलंद किया जिन्हें समाज के सबसे लंबे समय तक अनसुना किया, लेकिन उनका दृष्टिकोण कहीं अधिक व्यापक था। एक कॉमनवेल्थ अवार्ड सबने सुना है। कॉमनवेल्थ अवार्ड क्या था? जो गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था, बाबा साहब ने किया। वो क्या था? ड्यूअल रिप्रेजेंटेटिव। एक कॉन्स्टिट्यूंसी अगर होगी तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो रिजर्व होगी उसमें सिर्फ रिजर्व के लोग वोट डालेंगे, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जनरल का कैंडिडेट खड़ा होगा उसमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग भी वोट डालेंगे। हालांकि ये आपको सब पता है, वो कॉमनवेल्थ अवार्ड आया, नहीं लागू हो पाया। उसमें एक्सचेंज में बार्गेन करके बाबा साहब का तो कहना है कि ये थोपा गया कौन सा पूना पैक्ट, जिसमें आज रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन बाबा साहब ने नहीं मांगा था। बाबा साहब को कॉमनवेल्थ अवार्ड के एक्सचेंज में कंप्रोमाइज करना पड़ा था। ये उनकी राइटिंग के स्पीचेज में है। एक इनसे जो प्रेरणा लेने की बात है बाबा साहब से, वो ये, हम प्रोफेशन में आए। जब प्रोफेशन में आए तो इनकम कोई होती नहीं। हमारा जो कोट क्लर्क है उसको बल्कि पैसे जेब से देने पड़ते, उतना भी नहीं कमा पाते जितना वो कमा लेता है। तो कई बार ये आता है कि हम गलत प्रोफेशन में आए, हमें छोड़ के कुछ और कटा दिया था। कोई क्लर्क पीएन भी बन जाते तो उससे बढ़िया होते थे। लेकिन उस टाइम जब आप में इस तरह का डिप्रेशन आए तो डॉक्टर अम्बेडकर को याद करना, जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में, ये हम इसलिए नहीं करें क्योंकि हमने भी देखा है। जब हम भी प्रोफेशन में आए तो जो हमारे जो सीनियर का मुंशी था, जो कोर्ट क्लर्क जिसको बोलता था, एडवोकेट क्लर्क, वो हमसे ज़्यादा कमाता था। हमारे भी दिमाग में बहुत बार आया कि यार ठीक है, थोड़ी मेहनत कर लेते, किसी कंपनी में चले जाते, कोई ना कोई नौकरी करते, दिखता है, ये तो नहीं करना पड़ता। लेकिन याद रखना, उसका ग्राफ धीरे धीरे जाता है एक लिमिट तक। आपकी ग्राफ की कोई सीमा नहीं है। और जो अगर हम वो रिजेक्ट ना करते थॉट्स को और बाबा साहब को याद ना करते तो शायद आज यहाँ नहीं होता। जैसे मुझे बताया कि ये दोनों बार में डिस्ट्रिक्ट बार और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मिलकर बनाया है। ये पहल है आज जो बताया कि चीफ जस्टिस पहली बार इसमें है, जजेस पहली बार आए हैं, क्योंकि कभी ऐसा फंक्शन नहीं किया तो नहीं बना। मुझे याद आती है मैं 1984-85 के एकेडमिक सेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस टाइम मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ कुरुक्षेत्र रजिस्ट्रेंट यूनियन का। तो वहाँ कभी भी बाबा साहब की कोई जयंती नहीं मनाई जाती थी। तो हमने सोचा, हमने मीन्स बार एसोसिएशन ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने सोचा कि अब की बार अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। वो दिन है 85 में फर्स्ट और आज तक मनाएंगे। इसकी वजह नहीं है कि बाबा साहब की जयंती मनाने से उसका कोई स्टेचर ऊपर हो जाएगा या ना मनाने से डाउन हो जाएगा, याद करने से ऊपर हो जाएगा ज़्यादा, ना करने से कम हो जाएगा। उनका स्टेचर बहुत बड़ा है। उनको याद करना, पूजना बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनको अगर करना है तो उनके जो सिद्धांत है उनको अपने अमल में लाओ और आगे प्रगति कराओ। आज छुट्टी वाले दिन सबने अपना अपना समय फैमिली को छोड़ के यहाँ पर आए। मैं समझता हूँ ये शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत, और आप इसको जारी रखें। इन्हीं सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।